नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से मनोविज्ञान की कक्षा में उपस्थित हूं, जिसमें आज हम समझेंगे कि शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंध है। और सबसे पहले तो उससे पहले गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक 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 शुभकामनाएं। तो सीधे हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जो हमारा आज टॉपिक है शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध। अगर हम यूँ कहें तो इस शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों को हम एक सिक्के का दो पहलू कह सकते हैं, जिसमें कि जो मनोविज्ञान है वो संपूर्ण रूप से शिक्षा पर आधारित होता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे अगर कोई शिक्षा क्या करती है, हमारे व्यवहार का वांछित परिवर्तन करती है। हम जो अभी व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें उस तरह की शिक्षा मिल जाती है तो हमारे जो व्यवहार होते हैं उसमें परिवर्तन आता है। लेकिन मनोविज्ञान क्या करता है कि हमारे व्यवहार का अध्ययन करता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मनोविज्ञान द्वारा व्यवहार का अध्ययन करते हैं और उस अध्ययन के तौर तरीके को समझने के बाद बालकों के रुचि, मानसिकता, संभावनाएं, उसकी योजनाएं, उसकी श्रृंखलाबद्धता, उसकी सृजनात्मकता, उसके सारी चीज़ों को हम समझते हैं। और समझने के पश्चात जब हम उसकी रुचियों के अनुसार, उसके इंटरेस्ट के अनुसार, उसकी संभावनाओं के अनुसार, उसकी कमियों के अनुसार सारा कुछ समझने के पश्चात जब हम शिक्षा उसको देते हैं तो वो शिक्षा उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उसके जीवन में बदलाव का काम करती है। तो हम इस तरीके से एक देख सकते हैं कि हम जैसे कि यहाँ पर शिक्षा और मनोविज्ञान में शिक्षा को एक पक्ष रखा है और मनोविज्ञान को दूसरा पक्ष रखा है, जैसा कि है भी, जिसमें शिक्षा क्या करती है, व्यवहार का परिमार्जन करती है, अर्थात व्यवहार में हमें शुद्धिकरण करती है, अर्थात व्यवहार को वांछित परिवर्तन करती है। उसी प्रकार से मनोविज्ञान का क्या काम है कि वो व्यवहार का अध्ययन करता है। मैंने पहले भी बताया कि अब किसी भी शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन, मैंने पहले भी बताया कि जब मनोविज्ञान के द्वारा हम क्या करते हैं, उनके बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं और उसकी रुचि किस में है, उसकी संभावनाएं किस में है, उसका फोकस कहाँ पर है, उसका इंटरेस्ट क्षेत्र कहाँ पर है, उन चीज़ों को समझने के पश्चात जब हम उस तरीके की शिक्षा को उस बच्चे को देते हैं तो वो उस व्यवहार में, अर्थात उस बच्चे में बहुत ही बड़ा चेंजेस आता है, जिसको कि हम शिक्षा के मनोविज्ञान के द्वारा हम करते हैं। अब हम अगर देखेंगे तो शिक्षा मनोविज्ञान में कुछ जो संबंध के विषय में है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर समेट के रखा है, जो कि आपको यहाँ पर समझने में आसानी होगी। अब देखेंगे कि मनोविज्ञान तथा शिक्षा के उद्देश्य। अब मनोविज्ञान तथा शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? तो हम मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को तय करते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर हम सबसे पहले बच्चों को हम देखते हैं कि बच्चों का इंटरेस्ट क्षेत्र क्या है, वो कहाँ पर जाना चाहता है, वो खेल में जाना चाहता है, वो कबड्डी में जाना चाहता है, वो क्रिकेट में जाना चाहता है, या वो पढ़ाई से संबंधित जाना चाहता है, पढ़ाई के भी किस क्षेत्र में जाना चाहता है, वो विज्ञान के क्षेत्र में जाना चाहता है, वाणिज्य के क्षेत्र में जाना चाहता है, कला के क्षेत्र में जाना चाहता है, अर्थात उनकी सारी चीज़ों को हम देखते हैं और फिर उसके द्वारा हम क्या करते हैं, उसके उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। फिर दूसरा आता है मनोविज्ञान तथा अनुसंधान। अब मनोविज्ञान तथा अनुसंधान में क्या है कि जब भी हम चूँकि शिक्षा के माध्यम से जब हम अनुसंधान के क्षेत्र में उतरते हैं तो हम मनोविज्ञान का भी वहाँ पर पक्ष होता है कि वो ये है कि सबसे पहले जो शोधार्थी है उसका मनोवैज्ञानिक तरीके से हमें ये खोज करके या इंटरेस्ट क्षेत्र पता करने की कोशिश करते हैं कि उसका इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है। क्योंकि अगर उसका इंटरेस्ट क्षेत्र जो भी है और उसका अगर हम उस प्रकार से उसकी समस्या को देते हैं तो वो क्या होगा, तो निश्चित तौर पर उस समस्या को संदर्भित करते हुए अगर उस पर वो शोधार्थी शोध करता है तो निश्चित रूप से उसका शोध बहुत ही ज़्यादा व्यवहारात्मक और उपयोगी भी होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मनोविज्ञान तथा पाठ्यक्रम। अब मनोविज्ञान तथा पाठ्यक्रम में हम देखते हैं कि पहले का युग था, वैदिक कालीन युग में अगर आप देखेंगे तो उसमें पहले क्या था कि गुरु आधारित सब कुछ था।
कि गुरु मेन उद्देश्य में थे या मेन पक्ष में थे, और जो सेकेंडरी पक्ष में था वो क्या था? छात्र था। लेकिन आज का परिप्रेक्ष्य संपूर्ण रूप से बदल गया है। आज सबसे पहले कौन आता है? छात्र आता है, और छात्र को ध्यान में रख करके हम किसी भी चीज़ों का निर्माण करते हैं, चाहे वो पाठ्यक्रम हो या पढ़ाई से संदर्भित क्षेत्र हो या उसका पाठ्य विषय हो या उसका पाठ्यक्रम हो, अर्थात हर एक क्षेत्र में हम सबसे पहले किसको रखते हैं? तो स्टूडेंट को रखते हैं, और स्टूडेंट की क्या डिमांड है उसको लेकर के हम पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं। फिर आता है मनोविज्ञान तथा पाठ्य पुस्तकें। जब हम पाठ्यक्रम का निर्धारण कर लेते हैं तो फिर पाठ्य पुस्तकों में भी आता है कि हम विषय वाइज क्या उसको दें। तो विषय वाइज भी हम जब देने लगते हैं तो उसमें भी संपूर्ण रूप से हम केंद्र में किसको रखते हैं? छात्रों को केंद्र में रखते हैं कि उसके अनुसार, छात्रों के अनुसार कौन सा विषय उपयोगी होगा, कौन सा विषय अनुपयोगी होगा। ऐसे स्तर के माध्यम से भी हम देखते हैं कि अब ऐसा ना हो कि जो स्तरीय जो छात्र है उसके स्तर से बहुत बड़ा स्तर का हम पाठ्यक्रम तो नहीं दे रहे हैं, या विषयगत चीज़ों को तो नहीं दे रहे हैं, या फिर उसके जो स्तर है उससे नीचे वाला विषय तो हम नहीं दे रहे हैं। अर्थात हर एक चीज़ों को, चाहे पाठ्यक्रम का निर्माण हो, चाहे पाठ्य विषय का निर्माण हो, हर एक क्षेत्र में हम शिक्षा को मनोविज्ञान के पक्ष में रखते हैं और फिर उसको अप्लाई करते हैं। इसके अलावा आता है मनोविज्ञान तथा समय सारणी। निश्चित तौर पर जब भी हम समय सारणी का निर्धारण करते हैं तो समय सारणी का निर्धारण संपूर्ण रूप से केंद्र में कौन होता है? बच्चा होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आज का परिप्रेक्ष्य संपूर्ण रूप से छात्र केंद्रित होता है। तो हम जब भी समय सारणी का निर्धारण करते हैं तो उसमें सबसे पहले छात्र होता है। अब छात्र जब होता है तो हम क्या करते हैं कि छात्रों के अनुसार, अब आप देखेंगे कि पहला पीरियड जो होगा वो थोड़ा सा टफ वाला होगा। जैसे मान लीजिए कि गणित हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा, मतलब जितना क्लिष्ट वाला लेवल है वो पहले देना होगा। फिर उसके बाद क्रमशः हम देते हैं किसी भी विषय को, और जो सबसे हल्का विषय होता है वो हम बीच में हम रिसेस देते हैं। रिसेस क्यों देते हैं? क्योंकि बच्चा थोड़ा सा जो अभी तक पढ़ा है, लगातार जो पढ़ा है, तो उसका जो मानसिक बोझ है वो थोड़ा सा कम हो जाए और वो फ्रेशनेस फील करे, और तब फिर से अगर वो पढ़ेगा तो वो उसके दिमाग में, मनोमस्तिष्क में ज़्यादा आएगा। इसके लिए हम रिसेस का निर्धारण करते हैं। और फिर से अगेन रिसेस के बाद हम देखते हैं कि जितना सिंपल वाला सब्जेक्ट होता है वो बाद में हम रखते हैं। जैसे खेलकूद, मनोरंजन के लिए कुछ भी रख दिए, चित्रांकन के लिए रख दिए, संगीत से संबंधित चीज़ों को रख दिए। इस प्रकार से हम बाद में रखते हैं इसी के कारण से। फिर आता है मनोविज्ञान तथा शिक्षण विधियाँ। अब जब भी हम शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर पर हम उन्हीं शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करते हैं जो कि छात्रों को समझा दे। हमारा एक शिक्षक होने के नाते हम शिक्षण विधियां, तमाम प्रकार की शिक्षण विधियों को अपनाते हैं, लेकिन हमारा जो एक मोनोपोली होता है एक शिक्षक के नाते, वो क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ उसी शिक्षण विधियों का हम इस्तेमाल करें जो कुल मिलाकर के बच्चों को समझाने में समर्थ हो। दुनिया भर का हम शिक्षण विधियों का इस्तेमाल कर ले, लेकिन अगर बच्चे नहीं समझे तो वो किसी भी प्रकार की शिक्षण विधियां हमारे किसी काम का नहीं होता है। लेकिन अगर एक ही शिक्षण विधियां हैं हमारे पास, लेकिन अगर वो बालकों को समझाने में, निपुणता हासिल करने में, या फिर उसको विषयगत चीज़ों को समझाने में वो समर्थ होता है, तो निश्चित तौर पर वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसके बाद मनोविज्ञान तथा अनुशासन। अब हम आज का, पहले का जो परिप्रेक्ष्य होता था उसमें हम क्या करते थे, जो अनुशासन हम देते थे वो क्या, मार थप्पड़ से, छड़ी से, लाठी से, ये से, वो से, दंडात्मक बहुत ज़्यादा व्यवस्था थी। लेकिन आज का परिप्रेक्ष्य संपूर्ण रूप से ये सब समाप्त हो चुका है। आज का परिप्रेक्ष्य हम क्या देखते हैं कि हम अनुशासन तो बनाए रखेंगे, लेकिन किस प्रकार से? मनोवैज्ञानिक ढंग से। अर्थात हमारी शिक्षण व्यवस्था ऐसी प्रभावी हो जो कि बच्चों को अच्छा अनुशासन रखने में क्या हो, वो बाध्य करे।
अर्थात संपूर्ण रूप से आज के जो शिक्षक होते हैं उनका विषयगत जानकारी, उनका चाहे वो कक्षा प्रबंधन से संबंधित या अन्य चीज़ों को वो इतने इफ़ेक्टिव तरीके से आज के समय में रखने की कोशिश करते हैं ताकि छात्र खुद स्वानुशासन में लीन हो जाए। अर्थात स्वानुशासन को आज ज़्यादा महत्वपूर्ण हम स्थान देते हैं। वो किसके माध्यम से? तो मनोविज्ञान के माध्यम से। फिर मनोविज्ञान तथा परीक्षाएं। आज हम देखते हैं कि बहुत सारी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि हम विश्वसनीयता को, वैधता को, फिर मनोविज्ञान से संबंधित चीज़ों को, वस्तुनिष्ठता को हम ज़्यादा प्रभावी उसमें देखते हैं ताकि उसका मूल्यांकन पक्ष भी ज़्यादा बेहतर हो। उसका सारा कुछ होल जो हम कभी भी परीक्षा जो लेते हैं वो पहले क्या था कि केवल लिखित परीक्षा हो गई और हो गया, लेकिन आज का असेसमेंट ऐसा नहीं है। आज का जो मूल्यांकन पक्ष है वो ऐसा नहीं है, एवल्यूशन पक्ष ऐसा नहीं है। आज हम हर एक चीज़ को, अर्थात कक्षा में उसका व्यवहार क्या है, उसकी लिखने की विधा कैसी है, उसके बोलने की विधा कैसी है, वो खेल में कैसा है, वो हर एक चीज़ माहौल में किस प्रकार से काम करता है, वो हर एक एक्टिविटी में कितना अपना काम करता है। अर्थात हर एक क्षेत्र को हम जोड़ करके परीक्षा या मूल्यांकन का पक्ष उसमें निर्धारण करते हैं। फिर इसके बाद लास्ट में आता है मनोविज्ञान तथा अध्यापक। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मनोविज्ञान और एक शिक्षक की भूमिका आज मनोवैज्ञानिक ढंग से ही होनी चाहिए कि उनकी दशाओं या जो एक शिक्षक हैं वो इस प्रकार से किसी भी विषय को स्पष्टता के साथ बच्चों के सामने स्थापित करे जो कि बच्चा हर एक चीज़ों को, विषय को बहुत ईजिली, बहुत सरल ढंग से और विस्तृत ढंग से वो जान सके। अर्थात पहले वो रटंत विद्या थी, लेकिन आज के समय में वो रटंत विद्या को खत्म कर दिया गया है। आज हम रटंत विद्या को नहीं शामिल कर सकते हैं। आज हमारा क्या है कि हम समझ के ऊपर आधारित, अर्थात अप्लाइड मोड में हम कोई भी शिक्षा को देते हैं। तो मुझे लगता है कि आज का जो टॉपिक था शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध, इसको आप बेहतर ढंग से जाने होंगे। अगर आपको पढ़ाई अच्छी लगती है तो आप एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।